जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का एक महत्वपूर्ण सेशन जो आप सभी के लिए सीटेट दिसंबर जो वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2011 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है। इसका आज का हमारा पहला पार्ट रहेगा, पार्ट 1। हम सारे वीडियोस जितने भी बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उनके अलग अलग पार्ट में वीडियोस बनाएंगे। आज का पहला पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और समझना, क्योंकि ये प्रश्न जो हमने डिस्कस किए हैं वो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सीटेट की परीक्षाओं में। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फुले ने 1873 में आई किताब समर्पित है। तो देखिए, जो निम्न जातियों के लिए यानी छोटी जातियों के लिए दुर्दशा जो बिगड़ रही थी, उसके लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 में जो किताब लिखी थी वो किसको सौंपी थी, किसको समर्पित कर दी थी? तो ऑप्शन एक हमारा है कि भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, या फिर ब्रह्मो समाज सुधारक को। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को ज्योतिराव फुले ने अपनी जो किताब थी वो समर्पित कर दी थी। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए, डैश में पूछा गया कि क्या कहा जाता है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं दोबारा बताऊंगा आपको, PYQ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मैंने मॉडल पेपर से काटे हुए प्रश्न लिए हैं, जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सारे जितने भी हमारे 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके हर दिन हर वीडियो में। दोस्तों, आइए समझते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई रेखा काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा कहा जाता है, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त या कर्क रेखा। तो देखिए, इस प्रश्न को समझते हैं। जो हमारी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में काटती है, उसको क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसे होता है हमारा ग्लोब, इसको जो बराबर भागों में बीचों बीच से काटती है उसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर क्या होती है, इधर हमारी क्या होती है? कर्क रेखा होती है और एक मकर रेखा होती है। एक साइड उत्तरी और पूर्वी क्या होते हैं? उत्तरी और पूर्वी दोनों हमारे होते हैं। विषुवत रेखा को, हमारे बीच की जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट समझेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या होगा? अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो देखिए, सबसे सस्ता क्या है? सबसे महंगे की बात करेंगे। सबसे पहले सबसे महंगा यहाँ पर हो जाएगा वायुयान। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। क्या होगा? ये हमारा सबसे महंगा होगा। दूसरा हमारा सड़क मार्ग, ये भी हमारा महंगा होगा। रेल मार्ग। सबसे सस्ता यहाँ पर पूछा गया है तो वो होगा हमारा पहला ऑप्शन, जल मार्ग। जल मार्ग से भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता हमारा जल मार्ग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो देखिए, जो हमारी समुद्री गुफाओं के निर्माण के उपयुक्त कारण है वो है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं इससे, तरंगों से और अपर्दन एवं निक्षेपण से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई पर्यावरण को बचाने के लिए अगर पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो कौन से संसाधनों का अधिक उपयोग करना है? तो देखिए, अनवीकरणीय होते हैं जो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। मानव निर्मित भी नष्ट हो जाते हैं, अजैव संसाधन भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम ये सब आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, नवीकरणीय। इसमें क्या आती है? सौर ऊर्जा वगैरह ऐसी हमारे स्रोत आते हैं, तो ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे हमारा क्या है? हमारा वातावरण भी क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। जैसे गैस, सौर ऊर्जा, इससे क्या है? हमारा वातावरण क्या रहता है? शुद्ध रहता है।
अगला देखिए, अगला समझते हैं, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए ऊर्जा के जो संसाधन है उस पर असत्य कथन बताना है। तो बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, ये बात सही है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ये बात भी हमारी सही है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, तो ये बात हमारी देखिए चौथा ऑप्शन भी हमारा सही है। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। ज्वारीय जो ऊर्जा होती है समाप्य होती है, यहाँ पर ये बात गलत कही गई है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य नहीं होती है, ये निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही पूछा, गलत प्रश्न पूछा है, तो गलत हमारा राइट आंसर होगा तीसरा। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, यहाँ पर समाप्त नहीं होती है क्योंकि वो निरंतर चलती है, जीवन लाइफ टाइम चलती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गलत हमने पूछा था तो गलत ही यहाँ पर आंसर देंगे। अगला देखिए, यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। देखिए यहाँ पर समझेंगे, ये प्रश्न वैसे कठिन आपको लगता होगा लेकिन ये कठिन नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। क्या है, इसको सिर्फ समझना है। 1 डिग्री के बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। कितना होता है, 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट होता है। कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो यहाँ पर 45 की हम गुणा करेंगे 4 से, कितनी करेंगे, 45 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 चौक 16 और 2 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 मिनट हो गया। 180 मिनट का मतलब क्या हो गया, ये 180 मिनट में हो गए 3 घंटे। कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। अब हमारा 3 घंटे का समय हो गया। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर, समझेंगे 3 घंटा। तो ये बोला कि यदि ग्रीनविच याम्योत्तर पर समय दोपहर के 12 बजे हैं तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो देखिए जब पूर्व की बात हो गई, पूर्व की बात हो गई तो क्या होगा, समय क्या होगा, जुड़ेगा, प्लस होगा। जो 3 घंटे समय होगा वो जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर पश्चिमी की बात होती, पश्चिम की बात होती तो यहाँ पर हमारा क्या होता, समय क्या होता, घट जाता। क्या हो जाता, घट जाता। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 12 बजे, जब दोपहर के 12 बजे तो 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 बज जाएंगे अपराह्न। क्या हो जाएंगे, अपराह्न 3 बजे। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को समझ लेना कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, उसको हम गुणा कर देंगे, और हमारा पूर्वी होगा तो उसमें समय जुड़ेगा, और पश्चिमी देशांतर होगा तो उसमें समय घटेगा। तो यहाँ पर ये आपको समझ में रखना है, ध्यान में रखना है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे समय जुड़ रहा है तो 3 बजे अपराह्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो देखिए ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कौन नहीं है, तो देखिए पटवारी ग्रामीण का अधिकारी होता है, ये बात हमारी सही है। यहाँ पर क्या, नगर निगम बोर्ड काउंसलर, ये हमारा नहीं होता है। ये क्या है, नगर का होता है। किसका होता है, नगर का होता है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी ये हमारा ग्रामीण होता है, जमीन से संबंध होता है। लेखपाल ये भी हमारा ग्रामीण अधिकारी होता है। तो यहाँ पर आपको हमें बताना है कि प्रशासनिक ग्रामीण अधिकारी नहीं है, नेगेटिव आंसर बताना है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नगर निगम बोर्ड काउंसिलर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें, क्योंकि एसएसटी के हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, और अब हम प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और हमारी सीरीज जब तक चलेगी, जब तक कि 2011 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन फिनिश नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारी सीरीज चलेगी प्रीवियस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, देखिए द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण क्या है, भारत का संविधान है, जनगणना रिपोर्ट 2011 है, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण का रिकॉर्ड है, या फिर हमारे अतीत फर्स्ट, ये किताब है हमारे अतीत फर्स्ट, कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो देखिए ये हमारा द्वितीयक स्रोत है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला देखिए, अगला समझते हैं, 1997 यानी 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या किया था, गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों या सड़कों पर। देखिए डैश की जगह क्या आएगा, डैश की जगह यहाँ पर आएगा कार्यस्थलों पर। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना में महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्यस्थलों पर। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। तो देखिए पुरापाषाण स्थल में यानी पुराने समय, प्राचीन काल में कौन से समय में, कौन से स्थान पर पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिले थे। तो कोल्डी हवा में मिले थे, इनाम गांव में मिले थे, ब्रह्मगिरी में मिले थे, या फिर होसंगी में मिले थे। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होसंगी। क्या हो जाएगा,
हुस्गी चूना पत्थर के जो मिले थे वो कहाँ थे, हुस्गी में मिले थे। कोल्डी हवा ये कहाँ यूपी में है, कहाँ पर है, ये यूपी में है। और ये इनाम गांव ये कहाँ पर है, हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो हमारे जो मिले थे हुस्गी में मिले थे। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हुस्गी। चूना पत्थर के बने औजार मिले थे पुराने समय में, पुराने समय में, तो हुस्गी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं अगला प्रश्न हमारा है, देखिए निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कौन सी ऐसी महिला थी जिसमें कुरानी आयतों में पुनर्व्याख्या करके कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो बेगम अनीस किदवई ने, मुमताज़ अली ने, हजारा बीबी इस्माइल ने, बेगम रुखैया सखावत हुसैन ने। तो किसने कहा था ये बात कही थी मुमताज़ अली ने। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुमताज़ अली ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम अधिकारी जानकारी है, क्योंकि देखिए मध्यकाल हमारा जो होता था उस टाइम क्या है, हमारे लोग क्या है पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पर यह बात कही गई है, क्या कही गई है कि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उनके पास क्या थे, लिखित दस्तावेज नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा है समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सही कारण क्या हो जाएगा, तो हमारा सही कारण हो जाएगा बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। यहाँ पर क्या है, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाएं से मुक्त होती हैं, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो देखिए कौन से अनुच्छेद में किया गया ये, तो ये किया गया है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन सारी चीज़ों का जो अधिकार है हमारा, जल का अधिकार, निजता का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार, वायु का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मुर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियां से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। ये लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। तो ये किसके लिए लिखा गया था, दोबारा से पढ़ लेते हैं, इसको समझते हैं कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। ये लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था, तो ये किसके लिए लिखा गया था, ये लिखा गया था रजिया के लिए। किसके लिए लिखा गया था, ये रजिया के लिए लिखा गया। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप सभी के लिए समझ आए होंगे और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुंच सके। एसएसटी के हमने बहुत सारे वीडियोज की प्लेलिस्ट बना रखी है, उन सभी को जाकर देखिए। और हमने आज से प्रीवियस ईयर की सीरीज शुरू कर दी है, 1 से लेकर हम जितने भी हमारे लास्ट तक के प्रश्न होंगे 2011 से 2024 तक के, उन सभी का डिस्कशन हम आगे करते रहेंगे। 2011 से 2024 तक के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो की प्लेलिस्ट को जाकर देखिएगा। एसएसटी की वीडियोज़ की आप सभी के लिए सीटेट की परीक्षा क्रैक कराने के लिए बहुत ही मददगार होगी। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।